गालिबन इनकी आवाज़ें वहाँ तक नहीं सुनी गई थी। मैं पुररौनक सड़कों से गुजरता हुआ बिलाकर जनरल टेरेस के महल पर पहुँच गया और फिर अंदर दाखिल होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। महल में पहली मुलाकात जेम्स मॉर्ले ही से हुई थी। उसने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली, गर्दन झटकता रहा, फिर आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंच गया। मिस्टर अली, समझ में नहीं आता कि आप क्या चीज़ हैं। मैंने दर हकीकत इतना खुशनसीब और इतनी आला कारकर्दगी का मालिक दूसरा कोई शख्स कभी नहीं देखा। क्या हुआ, किस तरह आपको उन लोगों से चुंगल से रिहाई मिली? मिस्टर जेम्स मॉर्ले, मैं भी इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू करने के काबिल नहीं हूँ। उम्मीद है आप महसूस नहीं करेंगे। मुझे कुछ देर बिल्कुल पुरसुकून रहने का मौका दीजिए। हाँ, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो हालात पेश आए हैं उनके तहत आप गौर कीजिए कि मुझ जैसे आदमी की ज़हनी कैफियत क्या हो सकती है। कंपनी की तरफ से गैर मुतवक्के तौर पर मुझसे हर घंटे बाद रब्ता किया जा रहा है और मेरे लिए आपके बारे में वजाहत करना मुश्किल हो गया है। तब आपसे माजरत ख्वाह हूँ। ठीक है, आप आराम कीजिए। तफसीली मुलाकात रात को 12 बजे के बाद होगी। ताहम आइंदा प्रोग्राम आप मुंतखब कर लें। मैं जेम्स मॉर्ले से रुखसत होकर अंदर आ गया और उसके बाद अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचकर मैंने गुस्ल खाने का रुख किया था। दिमागी कैफियत नीम दीवानगी की हदूद में दाखिल हो गई थी। हालांकि मौसम सर्द था, लेकिन ठंडे पानी के शावर के नीचे मैं तकरीबन 2 घंटे बैठा अपने ऊपर पानी बहाता रहा। फिर मैं सोने के लिए लेट गया। ज़हन को तमाम उलझनों से आज़ाद करके पुरसुकून करना चाहता था। कमबख्तों ने 2-3 दिन बर्बाद कर दिए थे और उसमें मेरी ज़हनी कैफियत बेहद ख़राब हो गई थी। रात को तकरीबन 8:30 बजे तक सोता रहा। किसी ने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। 8:30 बजे मैं खुद ही जागा, लिबास तब्दील किया, मुंह हाथ धोया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर मेरा खुसूसी मुलाजिम मौजूद था जो एक स्याह फाम था। उसने मुदमाना अंदाज में मुझे सलाम किया और कहा कि उसे मैडम कैथी ब्राउन की हदायत है कि जब भी आप जागे उन्हें इतला दे दी जाए और आपको उनके पास पहुंचा दिया जाए। कहाँ है वो इस वक्त? मैंने सवाल किया। राउंड प्लेस में मौजूद है। राउंड प्लेस के बारे में मुझे इल्म था कि ये महल के एक गोशे में बुलंदी पर बना हुआ एक मीनार है जिसकी छत घूमने वाली है और वहाँ बैठकर गोटे हिल का जायजा लिया जा सकता है। चुनांचे एक लिफ्ट के जरिए राउंड प्लेस पहुंच गया। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन वहाँ बैठे किसी मशरूब से शुगल कर रहे थे। मुझे देखकर दोनों खड़े हो गए। जनरल टेरेस ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगा लिया था और फिर उसने मुलाजिम से कहा कि किसी को भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं, तुम बाहर रुको और कोई टेलीफोन वगैरह मुझ तक ना पहुंचने दो और अगर कोई अहम बात हो तो जेम्स मॉर्ले वगैरह से कह देना बेहतर। मुलाजिम ने गर्दन खम करके कहा और बाहर निकल गया। राउंड प्लेस का दरवाजा बंद कर दिया गया था। कैथी ने फौरन ही मेरे लिए एक गिलास मंगवाया और उसमें एक मशरूब बनाकर मेरे सामने पेश कर दिया। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रही थी। तुम बिल्कुल खैरियत से हो ना अली? वो बोली और मैं हंस दिया। हाँ मैडम, मैं खैरियत ही से हूँ। मेरी हंसी पर जनरल टेरेस भी मुस्कुरा दिया था। कैथी ब्राउन भी थके थके अंदाज में हंसने लगी। गोटे हिल की हुकूमत संभालने के बाद हमें उस वक्त से अब तक लातादाद उलझनों से साबका पड़ा है और हम बहुत से मसाइल हल करने के लिए सरगर्दां रहते हैं, लेकिन ये मामला एक हुकूमत का है। कम अज कम इन मसाइल के सिले में हमें हुकूमत तो मिली है, लेकिन तुम यहाँ एक छोटे से मसले के लिए आए थे और इस कदर हंगामों से दो चार हो गए। तुम्हारी जिंदगी अगर यही है अली तो मुझे वो लम्हात बताओ जो तुमने सुकून से गुजारे हों। अगर यकीन करें मैडम ब्राउन, तो ये हकीकत है कि सुकून के लम्हात का तस्वुर ही मेरी जिंदगी से निकल चुका है। ये हंगामे तो अब रोज़मर्रा का मामूल हो गए हैं। तुम्हें दुश्मन बनाने की आदत है अली। क्या तुम दुश्मनों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? यही समझ लीजिए, लेकिन यकीन कीजिए मैं नहीं जानता कि लोग मुझसे दुश्मनी पर क्यों आमादा हो जाते हैं। बस हर जगह हर शहर में मेरे दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं और मेरे खिलाफ सरगर्म अमल हो जाते हैं। शायद वो तुम्हारी ज़हनी और जिस्मानी तरबियत कर रहे हैं, कैथी ब्राउन ने हंसते हुए कहा और मशरूब का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। मैं जनरल की तरफ मुतवज्जो हो गया। भाई, तुमसे दूर रहकर दिल खुश नहीं था। जो काम हफ्तों में निपटाए जा सकते हैं वो मैंने दिनों और घंटों में निपटाए और फरागत हासिल कर ली। लेकिन यहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि तुमने बाकायदा मेरी मसरूफियात का बंदोबस्त कर रखा है। जनरल टेरेस ने कहा। मैंने कहा क्या करूं जनरल, मैं अपने बारे में बता चुका हूं। अब देखिए ना, गोटेल का सुकून मैंने किस तरह दरम बरम कर दिया। नहीं, गोटेल इतना पुरसुकून भी नहीं। मैंने यहाँ के मसाइल पर काबू पाने के लिए अब तक शदीद जिद्दोजहद की है, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है, बहुत काम बाकी है अली। मेरे ज़हन में लातादाद सवालात मचल रहे हैं। क्या तुम इस मूड में हो कि मुझे मेरे सवालात का जवाब दे सको? बात यह है अली कि मैं तो गोटेल के मसाइल सुलझाने के सिलसिले में बेशुमार अफराद अपने साथ रखता हूँ, लेकिन तुम्हारी हुकूमत के मसाइल गालिबन तुम तक ही महदूद हैं।
हुकूमत? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे तो यही महसूस होता है जैसे तुम अपनी बाकायदा हुकूमत रखते हो और उस हुकूमत में तुमने सिर्फ दुश्मन पाले हैं। दोस्त भी हैं मेरे जनरल टेरेस, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्यों मैडम ब्राउन, आप मुझे बताइए। कैथी ब्राउन मेरा इशारा समझ गई थी। उसने पुरखुलूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे दोस्त भी हैं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मनों से ज्यादा जानिसार हैं। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से कैथी ब्राउन को देखा और कहा, मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है अगर इंसान को इस बात का यकीन ना हो तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। जनरल टेरेस ने अपना गिलास कैथी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे एक गिलास और दो कैथी। दर हकीकत में इस जज्बाती गुफ्तगू को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मेरी ख्वाहिश है कि अली से सारी बातें पूछ लूँ। कैथी ने जनरल टेरेस का गिलास दोबारा मशरूब से भर दिया और जनरल टेरेस उसके छोटे छोटे सिप लेने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अली, पूछने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन तुम अगर तरतीबवार मेरे सवालात का जवाब दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। मैं तैयार हूँ जनरल, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। पहला सवाल मैं तुमसे ये करना चाहता हूँ अली, कि सारडान के इलाके में कान गनी का ठेका तुमने अपने ज़ाती मफाद के लिए लिया है या किसी और के लिए, और जिसके लिए तुमने ये ठेका लिया है उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? जनरल, ये हकीकत है कि सारडान के इलाके में कान कनी के लिए जो हंगामा हो रहा है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं नहीं जानता कि सारडान की चट्टानों में क्या चीज़ पोशीदा है और लोग उसके लिए इतने मुस्तरिब क्यों हैं। दूसरी बात यह है कि मैं ये सब कुछ ग्रे स्टोन के लिए कर रहा हूँ। ग्रे स्टोन से मेरा कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं और ना ही मैं उसके मफादात का हामी हूँ, लेकिन ग्रे स्टोन का हाथ मेरी जिस दुखती रग पर आ गया है उससे मेरा रिश्ता है जहाँ वाबस्ता है। यही वजह है कि मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ और उनकी ख्वाहिशात की तकमील कर रहा हूँ। मैडम ब्राउन ने एक बार मुझसे सवाल किया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई जज्बाती रिश्ता भी है, तो मैंने उसका जवाब इस बात में दिया था। मेरी अजीज तरीन हस्ती को मैडम ब्राउन अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन बराए करम उसके बारे में मुझसे ज़्यादा तफसील ना पूछे। ओहो, कौन है वो? कैथी ब्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों को ग्रीन पोल की तहजीब मालिक एक्स याद होगी, जिसे सिर्फ मेरी दरख्वास्त पर गोटे हिल से बाहर निकाल दिया गया था। हाँ, कैथी ब्राउन ताज्जुब से बोले, वही तहजीब मालिक एक्स मेरी ज़िंदगी में एक नुमाया हैसियत इख्तियार कर गई है। यूँ समझ लीजिए कि वो मेरी रूह है। गुड, वेरी गुड। इस इंकिशाफ पर मुझे हैरत है। मुझे तो अब उस लड़की की सूरत भी अच्छी तरह याद नहीं रही। बहरहाल मेरी तरफ से मुबारकबाद, लेकिन वो है कहाँ? मुझे नहीं मालूम। उसे अजीबोगरीब अंदाज में अगवा किया गया है और उसी की खातिर मैं इस काम के लिए मजबूर हुआ हूँ। ओह, जनरल टेरेस के होंठ सुकड़ गए। फिर उसने कहा, तुम ये नहीं जानते कि इस कार्रवाई के पस पुष्ट कौन लोग हैं? नाम लूँगा जनरल तो आप हैरत से उछल पड़ेंगे। नहीं नहीं, मुझे बताओ वो कौन है? आपका जाना पहचाना यहूदी किरदार ओली वावड। मैंने कहा, ओली वावड? वो जो अमेरिकन CIA? मैंने तो उसके बारे में तरह तरह की दास्तानें सुनी थी। मुझे तो इल्म हुआ था कि CIA से उसे निकाल दिया गया है और अब वो इसराइली मफादात के लिए काम कर रहा है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वही ओली वावड इस वक्त मुझे तहजीब के हवाले से ब्लैक मेल कर रहा है। खुदा की पनाह, लेकिन तुम ग्रे स्टोन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? तुम अगर चाहो तो ग्रे स्टोन के तमाम अफराद को मैं यहाँ गिरफ्तार कर लूँ और उनके बदले हम तहजीब मालिक एक्स को तलब करें। नहीं, ये काम इतना आसान नहीं है डेयर टेरेस। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। यकीनन सूरत हालात को तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होगे। ये तो बात तय हो गई कि सारडान की पहाड़ियों में कानकनी का जो तुमने ठेका लिया है वो अपने लिए नहीं लिया, बल्कि एक मजबूरी के तहत ऐसा करने पर मजबूर हुए हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। ठीक है, सारडान की पहाड़ियों में क्या है? दरअसल ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन अभी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम अपने तौर पर अपने मुल्क की मादनियात तलाश करें और उनसे फ़ायदा उठाएं। चुनांचे गैर मुल्की कंपनियों को उनके लिए ठेके दिए जाते हैं और हमें अच्छी खासी रॉयल्टी मिल जाती है। हम मुंतज़िर हैं उस वक्त के जब हमारे पास इतने वसाइल हो जाएं कि हम खुद ये काम कर सकें। उसके बाद हम ये ठेके कैंसिल कर देंगे। हमारे मुआहदों में ये बात भी रखी जाती है। मुझे अंदाज़ा है बैरतूर यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के इमा पर आया था और मेरा काम जारी है, लेकिन कुछ और लोग, मेरा मतलब है वो लोग जिन्हें ये ठेके नहीं मिल सके, मेरे खिलाफ हैं। क्या तुम्हें इल्म है कि कार्बोरेट के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की गई है? जनरल टेरेस ने कहा। मैं नहीं समझा। मैंने चौंक कर पूछा, तुम तफरी यानी उन इलाकों में जा निकले थे अली जहाँ तुम्हें मुंबई ले गया था, और मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। उसने इंकिशाफ किया है कि तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करने वाले तुम्हें हलाक करने की कोशिश कर रहे थे, और जो कोशिश कर रहे हैं वो कार्बोरेट कंपनी है, क्योंकि उसने कार्बोरेट कंपनी के नुमाइंदों की गाड़ियाँ देखी थी जो तुम्हें जंगलों में तलाश करती फिर रही थी।
उन गाड़ियों के ऊपर मोम्बे कंपनी का खुसूसी निशान बना हुआ था, जिससे मोम्बे ने अंदाजा लगा लिया कि कार्बोरेट तुम्हारे खिलाफ सफ़े आरा है। और फिर उस इलाके में कार्बोरेट एक जगह खुदाई भी कर रही थी। यहाँ आने के बाद जब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि कार्बोरेट तुम्हारे खिलाफ है, तो मैं उसके लिए मजबूर हो गया कि कार्बोरेट के खिलाफ कार्रवाई करूं। चुनांचे मैंने उन लोगों को सजा दे डाली है। कार्बोरेट कंपनी के जितने ठेके यहाँ थे सब के सब कैंसिल कर दिए गए हैं और उन तमाम अरकान को जो हमारे हाथ लग सकते थे गिरफ्तार कर लिया गया है। हम उन्हें कोई सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन अब कार्बोरेट कंपनी का कम अज कम गोटेल में कोई ठेका हासिल करना मुमकिन नहीं। उसके तमाम असासे और मशीनरियां जब्त कर ली गई हैं और उन लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर गोटे हिल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अली, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस सिलसिले में एक और परेशानी भी लाहक हो गई है। वो क्या जनरल? मैंने सवाल किया। जनरल कैरानो से तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना? जनरल कैरानो बज़ाहिर मेरे एतमाद का आदमी था और काफ़ी अरसे से मेरा साथी था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो कार्बोरेट से इस हद तक मुंसलिक है। उसने मुझसे मुलाकात करके ये दरख्वास्त की कि कार्बोरेट के साथ ये सब कुछ ना किया जाए, लेकिन मैंने गुस्से के आलम में उसकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया तो कैरानो ने मुझे धमकी दे दी कि वो इस्तीफ़ा दे देगा। मैंने शदीद गुस्से के आलम में उससे यही कहा कि अगर वो इस्तीफ़ा देना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरा ख्याल था कि कैरानो इस बात पर गौर करेगा और उसके बाद मुझसे माफ़ी ले लेगा, लेकिन कैरानो अपने अहले ख़ानदान समेत इंतहाई खामोशी से अपनी रिहायशगाह छोड़कर किसी नामालूम सिमत की तरफ निकल गया है। गोया वह इस सिलसिले में इतना ही जज्बाती था कि उसने अपने शानदार कैरियर की भी परवाह नहीं की। जनरल कैरानो के बारे में अली, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत ही साजिशी और जंगजू किस्म का आदमी है और दर हकीकत वाल्टो मोबाइल के सिलसिले में वो मेरा दस्ते राज था। मुझे उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं कार्बोरेट से उसके क्या मफादात वाबस्ता थे। बहरतौर ये बात हैरत अंगेज नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है और उसके बाद दूसरों के लिए। जनरल कैरानो के इस तरह चले जाने से मुझे काफ़ी तशवीश लाहक हो गई है। वैसे मैं और कैथी ब्राउन तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। जब हम यहाँ वापस पहुँचे तो मिस्टर जेम्स मोरले ने बताया कि तुम मुझसे मिलने के लिए गोल्ड हाउस गए हो, जबकि मैंने गोल्ड हाउस में तुम्हें तलब नहीं किया था। महल में कुछ अफराद ऐसे मौजूद हैं जो जनरल कैरानो वगैरह के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का मुझे अंदाज़ा तुम्हारे अगवा के बाद हुआ। हमने तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिशें की मगर नाकाम रहे। फिर कार्बोरेट कंपनी की तमाम इमारत का जायजा लिया गया। उन्हीं में वो सुर्ख पत्थरों वाली इमारत भी थी जिसके बारे में पता चला कि तुम्हें वहां लाया गया है। हम लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने इमारत को धमाकों से उड़ाने की कोशिश की और पूरी इमारत में आग लगाकर उसे तबाह कर दिया गया। तो तुम हमें वहां भी मिल नहीं सके। तुम्हें इसी दौरान कहाँ कैद रखा गया था? उसी सुर्ख पत्थरों वाली इमारत में, मैंने जवाब दिया और जनरल हैरानी से मेरी सूरत देखने लगा। तब मैंने तमाम वाक़यात तफसील से सुना दिए। वो और कैथी ब्राउन हैरत से मेरी बप्ता सुनते रहे। मेरे खामोश होने के बाद कैथी ने कहा, अली तुम नाकाबिले तस्खीर हो और हमें पहले ये बात समझ लेनी चाहिए थी। गोटे हिल के उसूल के लिए तुमने हमारी जिस तरह मदद की वो मामूली बात तो नहीं थी। बेशक अली नाकाबिले तस्खीर है। जनरल ने भी कैथी की तायद की। बहरतौर अली, यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मेरे हिसाब में है और मैं उसके लिए तुमसे शर्मिंदा हूँ। कार्बोरेट को मैं 3 दिन के अंदर अंदर गोटे हिल से निकाल दूंगा और इस वार्निंग के साथ कि अगर उसके बाद कार्बोरेट का कोई भी नुमाइंदा गोटेल में देखा गया तो उसे मुकदमा चलाए बगैर गोली मार दी जाएगी। जनरल, बहुत बड़ा इकदाम किया है आपने। मिस्टर आल्डर से मुझे मालूम हुआ था कि कार्बोरेट यहाँ बहुत से इलाकों में काम कर रही है और उसे तुम्हारे बहुत से मफादात वाबस्ता हैं। जो कुछ भी है अली, उसका तज़किरा अब बेकार है। मैंने जो फैसला किया और जो कदम उठाया उसके बाद इसमें कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। तुम अपना काम जारी रखो, मैं बाकी मामलात खुद देख लूँगा, लेकिन अब तुम्हें पहले से ज़्यादा मोहतात रहना होगा। मैं ग्रे स्टोन को हर तरह की मरागत देने के लिए तैयार हूँ। मैं ग्रे स्टोन को हर तरह की मराद देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते के वो तुम्हारे लिए कारआमद हो। अब ये सब कुछ करना होगा जनरल, और मैं उसके लिए तुमसे माजरत ख्वाह हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन से काफ़ी देर तक बातें होती रहीं और उसके बाद मैं डिनर के लिए उनके साथ उठ गया। डिनर के बाद थोड़ी देर तक चहलकदमी रही और फिर हम सब एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपनी अपनी ख्वाबगाहों की जानिब चल पड़े। जनरल टेरेस ने मेरे लिए जो कुछ किया था उसने वाकई मुझे जनरल का ममनून कर दिया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिसे
میں تہذیب کے حصول کے لیے کوئی مؤثر کارروائی قرار دیتا، اور اب تو میں بڈ کے لیے بھی پریشان ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بڈ اتنے عرصے تک مجھ سے جدا کیوں رہا۔ وہ کارآمد آدمی تھا، میرا دوست، میرا ہمدرد، اور ہر کام میں میرے ساتھ تعاون کرنے والا۔ نہ جانے اس کی یہ طویل گمشدگی کیا معنی رکھتی تھی، کہیں اس بیچارے کو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ لیکن میں تنہا آدمی ان سارے معاملات کو دیکھ بھی تو نہیں سکتا تھا، چنانچہ بڈ کو ذہن میں محفوظ رکھنا ہی بہتر تھا۔ 12 بجے کے قریب جیمز مورلے نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور جیمز مورلے اندر آ گیا۔ سوری مسٹر علی، حالانکہ آپ نہیں مسٹر جیمز مورلے، میں ٹھیک ہوں، آئیے تشریف رکھیے۔ میں نے تمام صورتحال کی رپورٹ کمپنی کو دے دیا۔ مسٹر علی، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ کاربوریٹ کو یہاں فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے؟ اس سے تمام ٹھیکے چھین لیے گئے ہیں اور اس کے تمام کارندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو خفیہ طور پر فرار ہو گئے ہیں۔ جہاں جہاں کان کنی کی جا رہی تھی وہاں ان کے تمام اثاثے قبضے میں لے کر ان کے آدمیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ہاں، جنرل سے میری ملاقات ہو چکی ہے، میں نے جواب دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا گیا ہے، صرف تمہارے لیے۔ جیمز مورلے نے بہت زیادہ مسرت کے عالم میں کہا، تاہم اس سے زیادہ ٹیرس کا بے حد نقصان ہوا ہے، اور یہ سارا نقصان بہر طور میری وجہ سے ہوا ہے، اور میں اس بات سے شرمندہ ہوں۔ لیکن گرے سٹون کی تقدیر جاگ اٹھی ہے، اور گرے سٹون اپنی تمام کامیابیوں کو تم سے منسوب کرتی ہے۔ اس کے سلے میں تمہیں وہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے جو تم طلب کرو۔ مسٹر جیمز مورلے، میں اس جذباتی گفتگو کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مجھ سے جس طرح کام لیا جا رہا ہے وہ صرف بلیک میلنگ ہے۔ گرے سٹون کی اصلیت تک تو مجھے نہیں معلوم، تاہم اگر تمہارے مفادات میرے ذریعے پورے ہو رہے ہیں تو میں انہیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں نے جو کام ان لوگوں کے سپرد کیا ہے ان کی تکمیل بھی ہوتی رہنی چاہیے۔ کمپنی کو اس سلسلے میں اطلاع دے دینا۔ اگر کمپنی مجھ سے اتنی ہی مخلص ہے تو کیا مجھے یہ بات نہیں بتائی جا سکتی کہ اس کمپنی کا سربراہ کون ہے، اور اس کے ڈائریکٹرز میں کون کون لوگ شامل ہیں، اور سارڈان کی پہاڑیوں میں کیا چیز پوشیدہ ہے؟ مسٹر علی، یہ بات تو کبھی بھی نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ یہ بات منظر عام پر آ جائے تو شاید گرے سٹون کا وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ آپ یقین کیجئے، شاید چند ماہرین کو اور سربراہان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سارڈان کی کان کنی کے ٹھیکے کے لیے اتنی جد و جہد کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عام آدمی یہ بات نہیں جان سکتا۔ میں نے بے پرواہی سے شانے ہلائے اور بولا، مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں ہے، اب میری گلو خلاصی کر دی جائے، کیونکہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا کام لینا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کمپنی سے یہ سوال کیا تھا مسٹر علی، جس کے بعد مجھ سے کہا گیا ہے کہ علی سے انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ درخواست کی جائے کہ ابھی ان کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ ہمیں تازہ صورتحال کی امید نہیں تھی۔ کاربوریٹ کا کردار جس طرح سامنے آیا ہے اس کے پیش نظر ہمیں یہاں قدم جمانے کے لیے آپ کی ضرورت پڑے گی۔ گویا مجھے یہاں پوری زندگی کے لیے ملازمت مل گئی ہے۔ ہرگز نہیں، آپ صرف سارڈان کے علاقے میں ہمارے قدم جمانے میں ہماری مدد کریں، اور اس میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا۔ اس کے عوض آپ جو معاوضہ طلب کریں آپ کو دیا جائے گا۔ باقی رہا مس جیولٹ کا مسئلہ، تو آپ اگر چاہیں تو مس جیولٹ سے آپ کی ملاقات کا بندوبست کرایا جا سکتا ہے۔ انہیں شہزادیوں کی سی مراد دی گئی ہیں اور وہ نہایت سکون سے زندگی گزار رہی ہیں۔ نہیں، میں جیولٹ سے اس وقت ملاقات کرنا چاہتا ہوں جب مجھے تمام معاملات سے فراغت حاصل ہو جائے، میں نے جواب دیا۔ بس اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں مسٹر علی۔ میرے خیال میں ہم اب فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کر دیں گے۔ کمپنی کے دفاتر عمارت میں منتقل ہو چکے ہیں اور تمام کاغذی کارروائیوں کی تکمیل ہو گئی ہے۔ کسی بھی دن ہم آپ کو سارڈان چلنے کی دعوت دے دیں گے۔ جیمز مورلے کے جانے کے بعد میں ان حالات پر غور کرنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی میرے سامنے کوئی پروگرام نہیں ہے اور فی الحال اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرتا رہوں۔ 2-3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ کاربوریٹ کے تمام افراد کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں کسی اور کارروائی کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ جنرل بھی اسی دوران کافی مصروف رہا تھا۔ کیتھی براؤن سے البتہ تمام حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ چوتھی رات ڈنر کے بعد جنرل نے پھر مجھ سے ملاقات کی اور اپنے نشست کے کمرے میں لے گیا۔ کیتھی براؤن بھی ساتھ تھی، اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ جنرل عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، علی، مجھے ایک بار پھر تمہاری مدد کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ میں نے چونک کر جنرل کو دیکھا اور دل میں بڑے زور کی ہنسی آئی تھی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے جنرل کو دیکھتا رہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں علی، جنرل دوبارہ گویا ہوا، کہ جنرل کیرانو یہاں سے اپنے اہل خاندان کے ساتھ فرار ہو گیا ہے۔ اگر وہ صرف کاربوریٹ کے معطلی کے سلسلے میں
बेरहमी का इजहार करते हुए अपना इस्तीफा पेश करता तो शायद ये इतनी ज़्यादा तशवीशनाक बात नहीं होती, लेकिन उसका अपने अहले ख़ानदान के साथ खुफिया तौर से गोटे हिल से निकल जाना इस बात का इजहार करता है को ज़हन में ख़तरनाक मंसूबे लेकर गया है। और इसी दौरान जनरल के बारे में बाकायदा तफ्तीश की जा रही है, और इस तफ्तीश से जो इंकशाफात हुए हैं वो मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन है। सार्डान के जनूबी इलाके में कबाइल वाल्टो मोबाइल से आज भी अकीदत रखते हैं और उनकी ज़हनी कैफियत बागियों जैसी है। ये कबाइल इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर आबाद हैं और उन्हें अपने दिफाई मोर्चे बना रखे हैं। मैंने उन नए कबाइल से निपटने के लिए इस साल के आखिरी महीने का इंतखाब किया था और उसके लिए इंतहाई खुफिया तौर पर तैयारियां कर रहा था, लेकिन अभी तो इस कार्रवाई की इब्तदा में तकरीबन 7 माह बाकी हैं और जनरल कैरानू के बारे में मुझे इल्म हुआ है कि वो लिमाटो से मुलाकात कर रहा है। लिमाटो बागी कबाइल का सरदार है और उसने छोटे छोटे कबीलों की एक मुश्तरका ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। लिमाटो के बारे में जहाँ तक मुझे इतलात फराम हो सकी हैं वो एक ज़ीरक ज़हीन और तालीम याफ्ता नौजवान है। बैरूनी ममालिक में उसने तालीम हासिल की है और अपने कबीले में आकर उसका निज़ाम संभाल लिया है। लिमाटो ने अब तक जिस अंदाज में उन कबाइलों को कंट्रोल किया है वो बिलाशुबा काबिल दाद है और मैं उसके इक़दामात को तशवीश की निगाह से देखता रहा हूँ। लेकिन ये मालूम होने के बाद कि लिमाटो कई बार यहाँ दारुल हुकूमत गोटेल में जनरल कैरानो से मुलाकात कर चुका है, मुझे खासी तशवीश हो गई है। इसका मतलब है जनरल कैरानो दर पर्दा मेरे खिलाफ किसी साजिश में मसरूफ था और अब उसके फरार के बाद इस बात का मुझे भी यकीन हो गया है कि वो सीधा लिमाटो के पास पहुँच गया होगा। जनरल कैरानो एक तजुर्बाकार फौजी है। वाल्डो मोबाइल के खिलाफ उसने मेरा भरपूर साथ दिया है। मैं नहीं जानता कि लिमाटो से उसने क्या साज बात की है, लेकिन अगर वो लिमाटो के साथ शामिल हो जाए तो बिलाशुबा मुझे इस बात का खतरा लाहक हो सकता है कि मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। अली ये सूरत हाल इस शक्ल में ज़ाहिर हुई कि तुमने ग्रे स्टोन की सिफारिश की और जनरल ने इसकी मुखालफत की, लेकिन अब इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दर हकीकत जनरल कैरानू पहले से इसकी तैयारियां कर रहा था और इस वक्त उसने इस मौके से फ़ायदा उठाया है। जनरल टेरेस के चेहरे से परेशानी का साफ इजहार हो रहा था। कैथी ब्राउन भी उलझी हुई थी। काफ़ी देर तक मैं इस गुफ्तगू पर गौर करता रहा, फिर मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, जनरल मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस वक्त मुझे किसी तुम जैसे काबिले एतमाद और मजबूत रफीके कार की ज़रूरत है जो मेरी मदद कर सके। शायद मेरी किस्मत नहीं तुम्हें इस छोटे से मसले में उलझा कर यहाँ भेजाए। इस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा कोई और शख्सियत ऐसी नज़र नहीं आती जो एक बाकायदा फौज हो, एक बाकायदा जहन हो, एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन हो। अरे ये बातें कह के मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मेरे दिल की आवाज़ है। जिस पौधे को तुमने लगाया है उसे अभी तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। लिमाटो पर काबू पाने के बाद मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि गोटे हिल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी और शायद उसके बाद मैं तुम्हें कोई जहमत ना दूँ। जाहिर है मैं इस सिलसिले में इनकार नहीं कर सकता, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता मजबूत है और जब किसी दोस्त को कहा जाता है या बनाया जाता है तो बहुत सी जिम्मेदारियां खुद ब खुद इंसान पर आयद हो जाती हैं। तुमने जिस तरह खुले दिल से मेरी एक ख्वाहिश को पूरा किया, क्या उसके बाद इस बात की गुंजाइश है कि मैं तुम्हें तनहा छोड़ दूं? जनरल टेरेस ने जज्बाती अंदाज में मेरा हाथ पकड़ लिया था और बड़ी देर तक वो मेरे हाथ को अपने हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से पीछे हटा और जेब से सिगार निकाल कर दांतों में दबा लिया। हाँ अली, मुझे इस वक्त तुम्हारी ही ज़रूरत है। मेरा दिल गवाही देता है कि मेरे इस मसले को सिर्फ तुम ही हासिल कर सकोगे। लिमाटो के बारे में मैं तुम्हें तमाम मालूमात फराहम करूंगा और इस राज को मैं सिर्फ 3 अफराद तक महदूद रखूंगा, मैं, तुम और कैथी। ज़ाहिर है इन हालात में हम इससे ज़्यादा अफराद पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे बहुत से जनरल मेरे वफादार हैं, वो मेरी हदायत पर पूरा अमल करेंगे। इसी दौरान मैंने उन लोगों का भी गहरा जायज़ा लिया है। कैरानो के बारे में दर हकीकत मुझे धोखा हुआ और उसका मैं खुले दिल से एतराफ़ करता हूँ। लेकिन इस सिलसिले में प्रोग्राम क्या रहेगा? मैंने सवाल किया। ग्रे स्टोन पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लो अली, उसके मफादात के लिए और जो कुछ भी करना चाहते हो सोचो और कर दो। हमें ग्रे स्टोन से भी काम लेना है। ये लोग अपने कुछ भी मकासद रखते हों, लेकिन इस वक्त इनकी ज़रूरत हमें पेश आ गई है। सार्डान की पहाड़ियों में जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके काम शुरू करा दो। वहाँ ग्रे स्टोन के यूनिट पहुँच जाने चाहिए और उसमें देर करना मुनासिब नहीं होगा। मैं तुम्हें सार्डान की जिग्राफियाई हालात से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दूंगा। मुख्तसर इतना समझ लो कि गोटे हिल से काफ़ी फासले पर यह जगह दुश्वार गुजार समझी जाती है, लेकिन जिस इलाके में कानकनी के ठेके लिए जा रहे हैं वहाँ दूर दूर तक पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और इन पहाड़ियों में अजीम शान गार मौजूद हैं।
जिस इलाके में कान कनी की जाएगी उसके गिर्द हिसार बंदी कर ली जाएगी और ग्रे स्टोन के लिए काम करने वालों को इस बात की हिदायत कर दी जाएगी कि वो सिर्फ इस हिसार में ही रहकर अपना काम अंजाम देंगे। ग्रे स्टोन की गाड़ियां थोड़े थोड़े वक्फे से सामान लेने के लिए गोटे हिल आती रहेंगी। उनकी आमदोरफ्त का खर्च हम खुद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब ये गाड़ियां वापस जाएंगी तो गोटे हिल के फौजी उनमें पोशीदा होंगे और उन फौजियों को इंतहाई खुफिया अंदाज में उन गारों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहां तमाम तैयारियां मुकम्मल करेंगे और हम लिमाटों के खिलाफ उन पहाड़ियों में रहकर जंगी मंसूबाबंदी मुकम्मल करेंगे। नक्शों की मदद से तुम्हें ये मालूमात फराहम हो सकेगी कि बागी कबाइल कहाँ कहाँ आबाद हैं और उन पर हमला करने के लिए कौन कौन से रास्ते इख्तियार करना होंगे। हम इतनी फौजी कुव्वत वहां जमा कर देंगे कि लिबाटों के बागी कबाइल से आसानी से निपटा जा सके और फिर वक्त मुकर्रर पर लिबाटों पर हमला करेंगे और पूरी कुव्वत से उन्हें नीस्तो नाबूद कर देंगे। यह मंसूबा मैंने और कैथी ने बड़े गौर व फिक्र के बाद बनाया है और अब इसमें तुम्हारा किरदार रह जाता है। ग्रे स्टोन को तुम ये लालच दे सकते हो कि कार्बोरेट के छोड़े हुए तमाम ठेके उसके हवाले कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ा काम है ये। वो तमाम मशीनरी जो मैंने अपने कब्जे में ली है ग्रे स्टोन के हवाले कर दी जाएगी और इस तरह ग्रे स्टोन को गोटे हिल से बहुत कुछ मिल सकता है। मेरा ख्याल है ये लालच उन लोगों को सब कुछ करने पर आमादा कर देगा और वो तुमसे ताउन करेंगे। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना अली? हाँ मिस्टर टेरेस, मैं समझ रहा हूँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बैर तौर में जनरल टेरेस को मायूस नहीं कर सकता था। उसके बाद इस सिलसिले में अमली इक़दामात शुरू हो गए थे। मोरले मेरे साथ था। अभी तक मैंने जनरल टेरेस को ये बात नहीं बताई थी कि जेम्स मोरले सिर्फ उसका कानूनी मशीर ही नहीं बल्कि दर पर्दा कुछ और भी है। इसी दौरान में महल के हालात का भी जायजा लेता रहा था और गहरी निगाहों से देखने पर यह अंदाजा होता था कि जनरल टेरेस अभी बहुत से मसाइब में घिरा हुआ है। जहाँ खासा वक्त गुजर चुका था लेकिन जनरल टेरेस ने अभी तक पूरी तरह हालात अपने काबू में नहीं किए थे। यहाँ इसके दोस्तों की कमी नहीं थी। बहुत से अफराद ऐसे थे जनरल टेरेस के साथ जो इसके लिए हर तरह के काम कर सकते थे, लेकिन साजिशों की भी कमी नहीं थी। जनरल से अमूमन इन मामलात पर गुफ्तगू होती ही रहती थी। मैंने पूता मानिया की उस तालीम याफ्ता सरदार के बारे में भी गुफ्तगू की थी और जनरल टेरेस को बताया था कि उसके ख्यालात क्या हैं। उसके जवाब में जनरल ने हैरत भरे लहजे में कहा था, यकीन करो अली, मुझे उन लोगों से बेपनाह हमदर्दी है और मोहब्बत है। मैं उन सबको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें फराम कर देना चाहता हूँ, लेकिन हालात का जायज़ा तुम भी ले चुकी हो। अभी मुझे इसका मौका नहीं मिल सका। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करके उन इलाकों में इस्लाहात करने का ख्वाहिशमंद हूँ। काश मैं उन लोगों को अपना दिल चीर कर दिखा सकता। मैं उनकी तमाम मायूसियाँ दूर कर देने का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन उसके लिए अभी मुझे वक्त दरकार है। किसी इलाके को बनाना आसान काम नहीं होता। मुझे अगर जिंदगी मिली तो मैं तुम्हें एक नया गोटे हिल दिखाऊंगा। बल्कि ये अल्फाज कहते हुए मुझे तुमसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है, क्योंकि अभी अपने मामलात में मैं बैरूनी अफराद का सहारा लेने पर मजबूर हूँ। अगर इशारा मेरी तरफ है जनरल टेरेस, तो तुमने मुझे बैरूनी फर्द कहकर मेरी तौहीन की है। नहीं अली, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं है, जनरल टेरेस ने मुस्कुराते हुए कहा। तमाम ही लोग ताउन कर रहे थे। इबारत का इफ्तिताह हो चुका था जिसमें ग्रे स्टोन के दफातर कायम किए गए थे। चंद अजनबी लोगों ने भी मुझसे मुलाकात की थी और उनका रवैया मेरे साथ नहायत मोदबाना था। मुझे हर मामले में नुमाया हैसियत दी गई थी और मैंने जेम्स मुरले के जरिए इस बात पर आमादगी का इजहार कर दिया था कि सारडान की पहाड़ियों में उस वक्त तक इन लोगों के साथ रहूंगा जब तक वहाँ वो अपने कदम जमा लेने में कामयाब नहीं हो जाते। इन लोगों के अपने ख्याल में मेरी शमूलियत उनके लिए यूं बायसे तकवीयत थी कि उन्हें जनरल टेरेस की अफवाज का सहारा हासिल रहेगा और जनरल टेरेस भी यही चाहता था कि इन गारों में खुफिया तौर पर फौजी पहुंचा दिए जाएं। चुनांचे मेरा काम दोनों सिम से बन रहा था। मैंने उन तमाम लोगों के साथ आखिरी मीटिंग की जो सारडान की खुदाई के लिए निगरान आला मुकर्रर किए गए थे। उनमें इंजीनियर्स भी थे, माहिर तामीरात भी थे और माहिर मदनियात भी। इन तमाम लोगों ने मुझसे अपनी अपनी ज़रूरतें बयान की। सारडान तक सामान की तरसील का थोड़ा सा काम आपको भी करना होगा मिस्टर अली। जनरल से गुफ्तगू करके आप हमें थोड़ी सी अफरादी कुव्वत भी फराहम करें और उन लोगों की निगरानी में ये मशीनें सारडान तक पहुंचाई जाएं। क्या आप इस सिलसिले में हमें जनरल से मदद दिलवा सकते हैं? हाँ, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। उन मशीनों के पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। और ना ही यही बल्कि इस इलाके में मैं जनरल के फौजी दस्ते भी खुफिया तौर पर तैनात करवा दूंगा ताकि किसी भी किस्म की साजिश का एहतमाल ना रहे। इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया गया था और हस्ब आदत उन लोगों ने मेरी बरतरी के गीत गाए थे, लेकिन मैं जानता था कि इस तरह मैं अपना काम भी कर रहा हूँ।
यानी जनरल टेरेस के सिलसिले में। चुनांचे इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल हो गईं और फिर 8 ट्रकों और 6 जीपों पर मुश्तमिल एक काफिला सारडान की तरफ रवाना हो गया। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन ने बेहतरीन दुआओं के साथ हमें रुखसत किया था। इससे कबल उन्होंने ग्रेस्टोन के इन आला अहदेदारों को महल में एक दावत भी दी थी, जिनमें जनरल टेरेस ने उन्हें अपने ताउन का पूरा यकीन दिलाया था और उसकी वजह मुझे ही करार दिया गया था। काफिला गोटेल से निकलकर पहाड़ी रास्तों पर पहुंच गया। फौजी सादा लिबास में थे और हथियारों की बेहतरीन खेप पहली ही टुकड़ी के साथ रवाना की जा रही थी। ट्रकों में थोड़ी सी मशीनें वगैरह भी थी, तामीरात का सामान भी था, ताकि इस जगह को अहाते में ले लिया जाए जहां खुदाई करनी थी। हमारा ये काफिला तकरीबन 10 घंटे तक सफ़र करता रहा और 11वें घंटे में हम सारडान के इलाके में दाखिल हो गए थे। हद निगाह ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से ढका हुआ ये इलाका बेहद अजीब और पुरअसरार था। इस इलाके के बारे में हमें मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी गई थी और खुद ग्रेस्टोन के इंजीनियरों के पास भी इस इलाके के बारे में तफसीली रिपोर्ट मौजूद थी। रास्ते में कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आया जो काबिल ज़िक्र होता। सारडान के इस मखसूस हिस्से में पहुंचने के बाद जो हमारी मंजिल था, हम लोग रुक गए। बड़े बड़े पुल नस्ब किए गए जिन पर चंद घंटों के अंदर अंदर सुर्ख सर्च लाइट्स लगा दी गई। दिन रात काम करके वो सबसे पहले इस इलाके के गिर्द एक हिसार कायम कर लेना चाहते थे जहां उन्हें खुदाई करनी थी। फौरी तौर पर उन्होंने ट्रकों को थोड़े थोड़े फासले पर एक दायरे की शक्ल में खड़ा कर दिया। जीपें उनके दरमियान आ गईं और इस तरह एक छोटा सा कैंप कायम कर लिया गया जिसमें खैमे नस्ब किए जाने लगे। एक खैमा मेरे लिए मखसूस कर लिया गया जो इस इलाके के ऐन दरमियान एक पहाड़ी के टीले के दामन में था। मैं खुद भी इस काम का सारी रात जायजा लेता रहा। खारदार तारों की बाड़ भी लगा दी गई और इसका एक बड़ा दरवाज़ा कायम कर दिया गया। इन तारों के साथ साथ ही वो पोल लगाए गए थे जिनके ऊपर सर्च लाइट नस्ब थी। उनमें से कुछ लाइटों के रुख बैरूनी सिमत थे और कुछ अंदरूनी हिस्से की तरफ। बड़े बड़े जनरेटर इन सर्च लाइटों को बिजली फराहम कर रहे थे। सुबह होते ही उन्होंने इंतहाई बरक रफ्तारी से काम लेकर अपना ये कैंप मुकम्मल तौर पर कायम कर लिया। तमाम खैमे नस्ब हो गए और उसके बाद शाम तक आराम करने की आज़ादी थी। जगह जगह ऐसे मचान बनाए गए थे जिन पर घूमने वाली सर्च लाइट नस्ब थी और यहाँ पहरेदारों को हथियारों के साथ तैनात कर दिया गया था ताकि वो बाहर की सिमत निगाहें रखें। दरवाजे को खास तौर से रोशनी की जद में ले लिया गया था। मैं भी चूंकि सारी रात जागता रहा था और बुरी तरह थक गया था, इसलिए अपने खैमे में आकर लेट गया जिसमें जनरेटर की मदद से एक पंखे का भी इंतजाम किया गया था। लेटने के थोड़ी देर तक मैं मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में डूबा रहा, फिर गहरी नींद सो गया। शाम को 5 बजे मेरी आंख खुली थी। मेरे लिए यहाँ भी एक मुलाजम को मखसूस कर दिया गया था जिसे मेरे खाने पीने और दूसरी आसाइशों का ख्याल रखना था। इंजीनियर वगैरह अपने अपने काम में मसरूफ हो गए थे। उन्होंने बहुत थोड़ी देर आराम किया था। मेरी जिम्मेदारियां सिर्फ इस हद तक ही थी कि जो लोग मेरे साथ आए थे, यानी वो जो जनरल टेरेस के आदमी थे, उन्हें अलग खैमों में रखा गया। तकरीबन 70 अफराद की इस छोटी सी कंपनी का सरबराह मेजर लोबो था जिसका मुझसे पहले ही तारुफ करा दिया गया था। शाम की चाय पर लोबो मेरे साथ शरीक था। हम दोनों एक छोटी सी टेबल के गिर्द रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए और चाय पीने लगे। इसी दौरान हम आपस में गुफ्तगू भी करते रहे थे। आपने इस इलाके के तमाम नक्शे देख लिए हैं मिस्टर अली? उसने कहा, हाँ, मुझे थोड़ी बहुत वाकफियत इस इलाके से हासिल हो गई है। मैंने जवाब दिया, हमारे लिए क्या हुक्म है? दरअसल मुझे हदायत की गई थी कि मुझे सिर्फ आपसे अहकामात लेने हैं। चूंकि आप लोग ग्रेस्टोन के तमाम अफराद की निगाहों में हैं, इसलिए बेहतर यही है कि इस कैंप में ही क़याम करें और हमारी दूसरी खेप जब यहाँ पहुँचेगी तो हम उस वक्त तक उनके लिए गारों का बंदोबस्त कर चुके होंगे। ठीक है, इब्तिदा इसी तरह होना चाहिए, लेकिन क्या आज शाम उन गारों का जायजा लेने के लिए निकलेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है आज और आराम कर लो। कल सुबह हम अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। दिन की रोशनी में उस काम के लिए आसानी रहेगी। लोगों ने मुझसे इत्तफाक किया था। बहुत देर तक हम लोग बैठे गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद इंजीनियरों के पास आकर उनके काम का जायजा लेने लगे। मैंने पहरेदारों के लिए गोटे हिल के फौजियों की पेशकश भी कर दी थी जिसे खुशी के साथ कबूल कर लिया गया। मुझे बताया गया था कि दूसरी खेप तकरीबन 3 दिन के बाद यहाँ पहुँचेगी और उसके लिए राब्ता कायम कर लिया गया। बिलाकर ये रात भी पुरसुकून गुजरी थी। कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया था।